आपका एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और कक्षा 8 के विद्यार्थी, आपको पता है 2 पाठ हम क्लियर कर चुके हैं। तीसरे पाठ की बात करें, सामाजिक विज्ञान का तीसरा अध्याय है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पिछले अध्याय में हमने बात की थी व्यापार से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे साम्राज्य स्थापित किया, और उसके प्रश्न उत्तर है वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आज हम सीधा तीसरे पाठ की चर्चा कर रहे हैं। तो कौन सा पाठ है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन है चलाना। इस पर आज हम पढ़ेंगे। तो ये चित्र देख सकते हो, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानगी ग्रहण करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज था ना, अब देखो कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में इकट्ठी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने अंग्रेज़ों के लिए एक निश्चय बड़ी घटना थी, क्योंकि उस समय हमारे भारत में सबसे ज़्यादा धन कहाँ था? बंगाल में था। और बंगाल की दीवानगी क्या है? मुगल बादशाह ने किसको दे दिया? जो अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके हैं और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था, क्योंकि कंपनी डर भी रही थी कि यहाँ साम्राज्य स्थापित करना है तो बड़ी देख रेख के साथ करना पड़ेगा। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके हैं उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे करवाई। तो साथ साथ में आप किताब में पढ़ते रहना, मैं बोलता रहूँगा और आप अपनी किताब में से साथ साथ में इस पाठ को पढ़ते रहना, फिर याद रहेगा। इस मोबाइल में सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहो आप। अब देखो कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आंकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी पहले, और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से वह निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती। देखो पहले तो कोई भी भारत में सामान खरीदना था तो इंग्लैंड से सोना चांदी लाते थे। अब क्या हुआ, बंगाल पर अधिकार हो गया तो यहीं से पैसे लेते और यहीं की वस्तु यहीं बेच देते। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि किसका अधिकार हो गया? अंग्रेज़ों का। उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल के 1 करोड़ लोगों की मौत नींद सुला दी। देखो 1770 में अकाल पड़ा, अंग्रेज़ों ने कोई ध्यान नहीं दिया, 1 करोड़ लोग मारे गए। इस अकाल में लगभग 1/3 जो आबादी है वो समाप्त होगी। यहाँ आप चित्र देख सकते हो, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाते थे ऐसे अंग्रेज। ये सारा व्यापार किसका हो गया था? अंग्रेज़ों का हो गया था। और ये देखिए चार्ल्स कॉर्नवालिस है, जिसने उस समय कौन सी नीति लगाई थी? खेतों में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। ये चित्र देख सकते हो आप।
अब देखो खेती में सुधार की जरूरत क्या हुई। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता है, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकादारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब है कि भविष्य में कभी भी इनमें इजाफा नहीं किया जाता। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों का जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो ये स्थायी बंदोबस्ती यानी एक ज़मीन पर जितना कर लगना था अगले 5 से 10 सालों के लिए फिक्स कर दिया गया, उतना ही लगेगा। चाहे फसल बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे किसी भी प्रकार से नष्ट हो, लेकिन किसानों से ये कर लिया जाता था। अब समस्या क्या थी इसकी देखो। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या क्या थी तो मगर स्थायी बंदोबस्त में भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। तो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारी की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। देखो ये समस्या आई ना, स्थायी बंदोबस्त हुआ तो जमींदार जो किसान खेती वर्ग है वो तो उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उन्होंने जो कर फिक्स किया था अब वो कम था, तो कंपनी को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और ज़मींदारी और जो कीमतें बढ़ रही थी उससे किसानों को फ़ायदा होने लगा। लेकिन ज़मींदारों को भी अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बच रहे थे उन्हें भी कोई परेशानी और निवेश खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। क्या करते थे, जैसे किसी ज़मीन होती थी किसी किसान की और अगर कोई लगान नहीं चुकाता था उसकी ज़मीन है वो अंग्रेज हड़प लेते थे और तो वो किसान भूमिहीन हो जाता था, फिर वो अंग्रेज़ों की ज़मीन लेता था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। जैसे आज अपनी व्यापारी होता है ना, सेठ से जाके कर्ज लेते, वैसे महाजन होता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। ये देखो महल क्या होता है। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। ये एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। अब देखो एक नई व्यवस्था क्या आई। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत थी तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बंगाल और बम्बई। तो इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में क्या कर दिया गया, लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो उसको बचाए रखना चाहती है। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज दिया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह माहल से वसूल
होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। ये राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश की गई। जो पहले स्थायी था ना, अब कंपनी को लगे स्थायी, इसमें कुछ नहीं बचता, तो अब अलग अलग राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलबारी बंदोबस्त कहा गया। महलबारी बंदोबस्त नाम दिया गया। यहाँ चित्र में देख सकते हो आप, ग्रामीण क्षेत्र पर यह शासन चलाते थे ऐसे अंग्रेज। मुनरो व्यवस्था क्या थी देखो। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेतवार या रेतबारी नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को अंजाम कर भी देख लिया। टॉमस मुनरो इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था लागू की गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए और पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर आ रहे राजस्व आंकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्ण और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, यानी महलबारी, ये रेतबाड़ी क्या होता है, किसानों से सीधा संपर्क करते थे। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्या दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद में यूरोप के लिए फसलें देखो। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दे दिया, क्योंकि ये कहाँ पहुँचानी थी, यूरोप। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की एक पद्धति को अच्छी तरीके से समझे। क्या रंग का भी कोई इतिहास? ये देखिए, एक कलमकारी छापा 20वीं सदी का, और इधर ये दूसरा चित्र है। ठीक है, तो अब क्या देखो, क्या रंग का भी कोई इतिहास? चित्र 5 और 6 ये देख सकते हो आप। सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मोरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नील भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत आपको पता है। और नील की खेती की ये खासियत होती है कि नील की खेती जब करते हैं ना, तो उसके बाद में अनाज नहीं उगता उस भूमि पर। ठीक है, आपने देखा होगा बिश्नोई समाज में ना 29 नियम है, उसमें नीले कपड़े का प्रयोग करना वर्जित माना गया। नीले कपड़े का प्रयोग है नहीं करते, तो इस कारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि जहाँ नील की खेती कर ले उसके बाद में अनाज उस भूमि में नहीं उगता। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगले वीडियो में इसके आगे क्या है, नील की खेती क्यों की जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।